अब एक चीज समझिए, यहाँ पर प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर, पहले उसको समझिए। अगर आप इनरिच यूरेनियम यूज करेंगे और H2O यूज करेंगे तो ये भट्टी चालू हो जाएगी। अब एक चीज और समझिए, अगर दोनों जुगाड़ ऐसा पैदा कर ले कि यूरेनियम को इनरिच करने में पैसा ज्यादा लगता है, इनरिच का मतलब मात्रा बढ़ाने में खर्चा हो रहा है। अगर नेचुरल कोई ऐसा तरीका होता कि नेचुरल यूरेनियम यूज करते, नेचुरल यूरेनियम का मतलब क्या हुआ, नेचुरल यूरेनियम भाई 38-33-35 जो अनुपात में उसको यूज करें, तो अगर हम D2O के साथ में नेचुरल यूरेनियम यूज करें तो हमारा काम हो जाता है। अब D2O को समुद्र से प्राप्त करने में उतना खर्चा नहीं है जितना यूरेनियम को इनरिच करने में। बात समझ रहे हैं? यूरेनियम को इनरिच करके उपयोग करने में खर्चा ज्यादा है, समुद्र से D2O निकालने में ज्यादा खर्चा नहीं है। शुरुआती दौर में इनरिच यूरेनियम को इनरिच की तकनीक हमारे पास नहीं थी, तो जो प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर होता है इसमें इनरिच यूरेनियम का इसीलिए उपयोग नहीं करते, और जब इनरिच यूरेनियम नहीं यूज करेंगे तो मजबूरी हो जाएगी D2O का यूज करना। समझ रहे हैं बात को? तो अब अगर हम कहें कि प्रेशराइज वाटर रिएक्टर क्या होता है तो आइए देखते हैं। सब कुछ भट्टी ऐसे ही होगी, बस अंतर जानते हैं क्या होगा, क्या हो जाएगा, सब कुछ भट्टी ऐसे ही होगी, लेकिन अंतर क्या होगा मालूम है? इनरिच यूरेनियम का जगह इस्तेमाल करेंगे और यहां जो साधारण जल यूज कर रहे थे, अब ये D2O दोनों काम करेगा। इसका नाम क्या है? प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। अब ये काम करेगा कूलेंट के रूप में भी और मॉडरेटर के रूप में भी। बाकी इसमें जो ये रॉड है कैडमियम की, ये तो वही रहेगी। PWR में भी कैडमियम रॉड लगी है, आज मैंने पीछे बताया नहीं है। ये जो रॉड है ये कैडमियम के रॉड तो रहेगी ही रहेगी, ये कंट्रोलर का काम करेगी ही करेगी। जब D2O यूज कर देंगे तो आप नेचुरल यूरेनियम यूज कर सकते हैं, तो पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा? तो थोड़ा ये एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया कि नहीं? ये भी डबल सर्किट है। अब यहां से शुरुआत होती 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम का पहला चरण। अब इसमें इन्होंने किया क्या, आइए देखते हैं। जो ये इसमें पीलेट इस्तेमाल किया, टैबलेट इस्तेमाल किया, देखिए ये जो टैबलेट है, ठीक है, ये नेचुरल यूरेनियम है। इसके कोर में आप कह सकते हो ये कोर का पोर्शन है। इसमें आपने क्या यूज किया? यूरेनियम 238 सबसे ज्यादा मात्रा में, ठीक है। अब इसमें जब आप बमबारी करेंगे, इसमें कुछ मात्रा में, बहुत कम मात्रा में यूरेनियम 235 या यूरेनियम 233 है, तो जब इसमें हम न्यूट्रॉन से बमबारी करेंगे तो ये टूटेगा। तो जो ये यूरेनियम 238 है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, यूरेनियम 238 है, ये न्यूट्रॉन को पकड़ेगा तो ये बदल जाएगा प्लूटोनियम 239। कंपनी वाले को बहुत परेशान कर, समझ रहे हो? मेरी बात समझिए, जैसे नेचुरल यूरेनियम यूज करेंगे तो उस नेचुरल यूरेनियम में 235 233 दोनों होगा, वो टूटेगा कुछ। यूरेनियम 238 टूटेगा नहीं, वो न्यूट्रॉन को पकड़ करके किसमें बदल जाएगा? यानी फर्स्ट स्टेज में हम इसको प्राप्त कर लेंगे।
इसको ईंधन के रूप में उपयोग करेंगे सेकंड स्टेज में। बात समझ रहे हैं? नेचुरल यूरेनियम में सब होगा, 235 भी होगा, 233 भी होगा, 238 भी होगा। 233 और 35 तो टूटेगा, यूरेनियम 238 पकड़ लेगा। किसको पकड़ेगा? न्यूट्रॉन। थोड़ा और बड़ा करके बना दे तो आपको समझ में। जैसे नेचुरल यूरेनियम है, इसमें 238 है, 235 है, यूरेनियम 233 है। तो जब न्यूट्रॉन से बमबारी करेंगे, यूरेनियम 238 बहुत है, जब बमबारी करेंगे तो ये तो टूटेगा और ये क्या पकड़ लेगा? ये पकड़ेगा न्यूट्रॉन को, तो किसमें बदल जाएगा? 39। यानी फर्स्ट स्टेज में ये बना ले, ये ईंधन होगा सेकंड स्टेज का। समझ में आ रही बात? अभी समरी करके बता दें। फर्स्ट स्टेज में ये जनरेट किया गया, ये प्रकृति में ना के बराबर मिलता है। प्रकृति में नेचुरल यूरेनियम प्राप्त होता है। लास्ट में आपको समझ में आएगा कि क्या जुगाड़ बनाया था होमी जहांगीर बाबा ने। समझ में आया? यानी ये आप प्राप्त करो और ऊर्जा भी मिल रही है, क्योंकि आप किसको यूज कर रहे हो? D2, तो ऊर्जा भी मिल रही है, ये आप प्राप्त कर रहे हो। अब सेकंड स्टेज में आते हैं, सेकंड स्टेज में आते हैं। समझ गए इतना? आइए सेकंड स्टेज में देखिए। सेकंड स्टेज में क्या करेंगे हम, यानी FBR सेकंड स्टेज की जो भट्टी है उसका नाम है FBR, जिसके अभी प्रोटोटाइप की शुरुआत हुई है। कार्यक्रम तो 1954 में बनाया गया। इसका नाम लिख लीजिए फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर लिख देता हूं। फास्ट ब्रीडर देखिए नाम, इसे उसका नाम देखिए था प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर। अब इसका नाम है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ठीक है, देखिए इसमें क्या किया गया इस रिएक्टर में। आइए इसको खूब कार्य से समझते हैं। खासकर आपका जो ये रिएक्टर है, इसमें क्या क्या खास चीज है आइए देखते हैं। देखिए फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ये भट्टी लगभग डिजाइन, इसकी डिजाइन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो डिजाइन में नहीं बनाता हूँ, इसी में आपको समझाता हूँ। ठीक है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर देखिए। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में क्या किया गया कि क्या इस्तेमाल किया गया, उसमें जो ये टैबलेट बनाए गए, पहली चीज तो देखिए इसमें लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल किया गया। ये क्यों किया गया? लिक्विड सोडियम जो होगा अगर आप उसमें यूज करेंगे तो केवल कूलेंट का काम करेगा, मॉडरेटर का काम नहीं करेगा। क्योंकि क्या नाम है फास्ट, फास्ट से आशय है फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन, यानी जब इस पर न्यूट्रॉन से बमबारी करें तो जो न्यूट्रॉन निकले बड़ी स्पीड में, स्पीड कम करेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। इसलिए लिक्विड सोडियम का यूज करते हैं, इसमें लिक्विड सोडियम भरते हैं। यहाँ पर तो वाटर भरेंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अब लिक्विड सोडियम का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो केवल कूलेंट का काम करेगा। तो इसके ऐप का मतलब समझ में आया, फास्ट क्यों नाम रखा गया? क्योंकि इसमें मंदक का उपयोग नहीं करते। ठीक, अब ब्रीडर का मतलब समझिए।
देखिए मंदक के जो इसमें ये जो टैबलेट ली गई इसकी डिजाइन थोड़ा अलग है। जो टैबलेट है ये इसकी डिजाइन बता रहा है, जैसे इसको ऐसे करेंगे तो ये डिजाइन होगी नहीं। ये देखिए ऐसे टैबलेट है, इतनी लेयर की बनी। कोर में ले लिया प्लूटोनियम 239, आसानी से टूटेगा। यहां ले लिया यूरेनियम 238, ये हमारे पास को भयंकर मात्रा में यूरेनियम 234, समझ गए? अब देखिए जब इस पर हम बमबारी करेंगे न्यूट्रॉन की, ये टूटेगा, न्यूट्रॉन निकलेगा, ये न्यूट्रॉन पकड़ के इसमें बन नहीं जाएगा। यानी जितना प्लूटोनियम टूट रहा उससे ज्यादा बन रहा है, बन रहा। इसीलिए इसको हिंदी में तीव्र प्रजनक भट्टी भी कहते हैं। जितना जितना ये टूटेगा उतना बन, ये ब्लैंकेट समझ रहे ना, जैसे बीच में प्लूटोनियम, ये बड़ा गड़बड़ सकता है, और उसके ऊपर परत लगा दी गई, ये तो टूटा, ये न्यूट्रॉन को पकड़ा, जब पकड़ा तो ये फिर इसमें बदल गया है, और ये जब कुछ न्यूट्रॉन इसे भी पकड़ेगा, क्योंकि थोरियम का एक 232 होता है, एक थोरियम 232 होता है। ये जब यूरेनियम को पकड़ेगा, ये जब न्यूट्रॉन को पकड़ेगा तो यूरेनियम 233 बना। अभी फिर से बना के बताते हैं, कुछ समझ में आ रहा है? यही जो टेक्निक उन्होंने बनाई, फिर से मैं बनाता हूँ डायग्राम। देखिए दूसरे पेज उन्होंने किया क्या कि केंद्र में ले लिया प्लूटोनियम 239, भाई जो उसके अंदर टैबलेट होगी ना इस तरीके से, इसकी क्या सतह है, इतनी सतह की है ये तो हो गया, और बाहर एक लेयर लगा दिया, और जब ये लगा ही रहे कि काम और करे, वो लगा देना, थोरियम 232 ही है। अब इस पर जब न्यूट्रॉन की बमबारी की, ये तो टूटा, ऊर्जा पैदा करके इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो, और ये न्यूट्रॉन को पकड़ेगा तो फिर वापस इसी में नहीं बदल जाएगा। जब न्यूट्रॉन को पकड़ेगा तो इसमें बदल जाएगा, और कुछ न्यूट्रॉन ये पकड़ेगा तो किसमें बदल जाएगा। अब ये ईंधन हो गया तीसरी भट्टी का। तीसरी भट्टी का जो ईंधन है वो ये होगा AHWR। बात कुछ समझ में आई? हमको पता, हमको समझने में कितना बुद्धि लगाना पड़ा। तमाम चीजों को देखा तो समझ में ऐसा क्यों हुआ, कि ब्रीडर को ब्रीडर क्यों करते हैं। यानी जितना आप इसमें यूरेनियम है, प्लूटोनियम आपने थोड़ा बना लिया तो सारे यूरेनियम किसे बदल लेंगे, और ये तो आपका बिंदास मात्रा में है। समझ गए? तो पहले थोड़ा सा लिख लीजिए, पहले PHWR में लिख लीजिए। देखिए इसमें
नेचुरल यूरेनियम का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है और शीतलक और मंदक के रूप में D2O का उपयोग किया जाता है। D2O का उपयोग मंदक और शीतलक के रूप में किया जाता है। भारत में इस प्रकार की भट्टी की स्थापना रावत भाटा राजस्थान में 1972 में कनाडा के सहयोग से की गई थी। अब एक नोट डाल के नीचे लिखिए, कुछ पूछ रहा था कोई, नोट डाल के लिखिए, भारत में थोरियम, भारत, नोट डाल के नीचे लिखिएगा, भारत में थोरियम की मात्रा लगभग 50 लाख टन से भी अधिक है, जो कि केरला, झारखंड, तमिलनाडु, बिहार, राजस्थान में मिलता है। प्रकृति में थोरियम थोरियनाइट, मोजाइट आयस के रूप में मिलता है। मोजाइट आयस के रूप में मिलता है। आगे लिखिए, PHWR में जब नेचुरल यूरेनियम पर PHWR में जब नेचुरल यूरेनियम ब्रैकेट लिखिए ईंधन के रूप में ब्रैकेट बंद कर दी, न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो उसमें उपस्थित यूरेनियम 235 या 233 से तो ऊर्जा प्राप्त होती है, 235-233 से तो ऊर्जा प्राप्त होती है, परंतु कुछ यूरेनियम 238 प्लूटोनियम 239 में परिवर्तित हो जाता है, प्लूटोनियम 239 में परिवर्तित हो जाता है, जिसका उपयोग FBR में प्रमुख ईंधन के रूप में दिया जाता है। हेडेड डाल लीजिए फास्ट ब्रीडर रिएक्टर।
फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर देखिए, इस भट्टी में तरल सोडियम का उपयोग शीतलक के रूप में करते हैं। क्योंकि इसमें मंडप की आवश्यकता नहीं होती। यहां पर तीव्र गति वाले न्यूट्रॉन की ही आवश्यकता होती है। इसके ईंधन की डिजाइन के कोर में प्लूटोनियम होता है और उसके ऊपर की पहली परत में यूरेनियम 238 और उसके ऊपर की परत में से लिख लीजिए, उसके ऊपर की परत में प्लूटोनियम और थोरियम, उसके ऊपर की परत में यूरेनियम 238 और थोरियम 232 होता है। यूरेनियम 238 और थोरियम 232 होता है। जब इस पर न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं तो जितना प्लूटोनियम टूटता है उससे कहीं ज्यादा प्लूटोनियम बनता है। इसी कारण से इसे प्रजनक भट्टी कहते हैं। साथ ही थोरियम 232 यूरेनियम 233 में परिवर्तित हो जाता है। साथ ही थोरियम 232 यूरेनियम 233 में परिवर्तित हो जाता है। इस यूरेनियम 233 का उपयोग तीसरे चरण के भट्टी HWR एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर में किया जाएगा। आगे लिखिए, नेक्स्ट पैरा से लिखिए। अभी हाल ही में मार्च 2024 को प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर
ने काम करना शुरू किया है। इसकी स्थापना कल्पक्कम तमिलनाडु में की गई। कल्पक्कम तमिलनाडु में की गई। आगे देखिए, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, ब्रैकेट में लिखिए भवानी, भवानी, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड भवानी, ब्रैकेट में लिखिए, ने इसका विकास किया है। अब नेक्स्ट पैरा लिखिए, भारत में PHWR, भारत में PHWR की स्थापना काफी पहले से हो चुकी थी। और उससे विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जा रही थी। राजस्थान के रावतबाटा में 6 PHWR, 6 यानी 6 PHWR की स्थापना की गई थी। लेकिन भारत के परमाणु परीक्षण के कारण विश्व के देशों के द्वारा विरोध के कारण यह बीआर की स्थापना नहीं की जा सकी। यह बीआर की स्थापना नहीं की जा सकी। जिसके निम्नलिखित कारण हैं। परमाणु वैज्ञानिकों का ना होना, वैज्ञानिकों का ना होना, इससे पुराने वैज्ञानिक जो थे रिटायर हो चुके थे। आगे लिखिए, फंड की कमी आदि। समझ में? अब आते हैं AHWR पर। अब आते हैं AHWR पर। देखिए AHWR का जो परमाणु भट्टी है, इसका डिजाइन अभी क्लियर नहीं है, लेकिन इसमें करेंगे क्या ये हम आपको समरी बता देते हैं AHWR की। AHWR देखिए, AHWR की समरी अगर आप देखें तो इसमें जो फ्यूल इस्तेमाल होगा, इसमें फ्यूल वही लेंगे जो सेकंड स्टेज में बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? यूरेनियम 235 बना रहे हैं।
और रिएक्टर होगा ASWR। इसमें जो मॉडरेटर यूज करते हैं, मॉडरेटर जानते हैं इसमें क्या होगा, वो डीमिनरलाइज्ड वाटर कह सकते हैं, लाइट वाटर, यानी ऐसा वाटर जिसमें मिनरल ना हो। तो डीमिनरलाइज्ड वाटर इसमें यूज करेंगे। अब इसका डिजाइन बताते हैं, इसका फ्यूल डिजाइन क्या होगा। और इसमें कूलेंट यूज जो करेंगे, कूलेंट के रूप में D2O यूज करेंगे, कूलेंट के रूप में D2O यूज करेंगे। फ्यूल होगा 233। और जो कंट्रोलर की बात करें तो कंट्रोलर में वही कैडमियम रॉड यूज करेंगे। अब सबसे खास बात है कि इसके फ्यूल की डिजाइन क्या होगी। तो आइए इसके फ्यूल की डिजाइन को समझते हैं सबसे पहले, ठीक है। इसके फ्यूल की डिजाइन क्या होगी, देखिए। कोर में यूरेनियम 233 क्योंकि सेकंड स्टेज में बनाया है, चारों तरफ लगा दिया थोरियम 232। तो जब न्यूट्रॉन से इसको बमबारी करेंगे तो क्या होगा, ये टूटेगा, ये न्यूट्रॉन पकड़ेगा, तो फिर वापस इसमें नहीं बदल जाएगा। समझ रहे ना, यानी इसकी कम मात्रा इस्तेमाल करें। अब आपके पास इसका तो बल्ले बल्ले भंडार है, हाँ? तो ऊर्जा आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये अभी डिजाइन, ये अभी काम नहीं कर रहा है, अभी तो FDR शुरुआत हुआ, इसको भी करेंगे। अब शॉर्टकट में हेडिंग डाल लीजिए, लिख लीजिए भारत के 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। हेडिंग डालिए, भारत के 3 स्टेज, भारत का 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम, भारत का 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम। देखिए 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग का गठन हुआ और इसी वर्ष डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने दीर्घकालिक 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम को तैयार किया। जिसके तीनों चरण निम्नलिखित है। हेडिंग डालिए, प्रथम चरण। इस चरण में PHWR की स्थापना की गई, जिसमें प्राकृतिक यूरेनियम को ईंधन के रूप में उपयोग किया गया, जबकि भारी जल ब्रैकेट ब्रैकेट D2O का उपयोग शीतलक और मंदक के रूप में किया गया। कैडमियम छड़ का उपयोग नियंत्रण के रूप में किया गया।
कैडमियम का उपयोग नियंत्रक क्षण के रूप में किया गया और इस स्टेज में या इस चरण में प्लूटोनियम 239 का उत्पादन हुआ। जिसका उपयोग ईंधन के रूप में दूसरे चरण में किया गया। दूसरे चरण में ईंधन के रूप में किया गया। अब दूसरा चरण आइए, लिखने क्या अपने आप लिख सकते हो, लिखा दे आपने से लिखा है इसमें, इसके बाद ये फास्ट ब्रेडर रिएक्टर में ला दें। देखो समरी हम बता देते हैं, आप अपने आप की समरी इस तरह देखिए। पहले देखिए पीएचडब्ल्यू आ रहा है जी सर, आपको नजर इस पे रखनी है। पीएचडब्ल्यू में क्या क्या है ये तो आपको पता है। पीएचडब्ल्यू आर में हुआ क्या, नेचुरल यूरेनियम यूज किया है। ये क्या है, नेचुरल यूरेनियम है। नेचुरल यूरेनियम में सारी चीजें हैं। इस पर जब इसको ठोका गया इससे क्या हुआ, क्या निकला बोलिए, प्लूटोनियम 239। ये कहाँ हुआ, फर्स्ट स्टेप में हुआ, ये बना। इसमें बाकी इसकी डिजाइन मालूम वो सब लिख दीजिए। दूसरे स्टेज में ये पी आ रहा है, इसको यूज किया गया 239। ये लगाया गया यूरेनियम 238, ये लगाया गया थोरियम 232। अब इसको जब यहाँ से हिट किया गया, ये इसको पकड़ा, पकड़ने के बाद फिर इसमें बदला, फिर ये इसको पकड़ा तो फिर बदल गया यूरेनियम 235। अब इसको फ्यूल के रूप में उपयोग किया गया तीसरे चरण में। ये है HWR। इसमें क्या किया गया, इसमें कोर में रखा गया यूरेनियम 233, चारों तरफ लगाया गया थोरियम 232। अब इसको जब तोड़ेंगे तो जितना टूटेगा उससे ज्यादा ये क्या बनेगा, ये इसको तोड़ेंगे न्यूट्रॉन पकड़ेगा फिर ये बना देगा, जितना टूटेगा उससे ज्यादा बनेगा। तो तीसरे चरण में ये हम करेंगे। दूसरे चरण में पहुंच गए हैं तो आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। तीनों भट्टी की डिजाइन बनाइए, फर्स्ट में क्या हो रहा है, सेकंड में क्या हो रहा है, थर्ड में क्या हो गया, दैट्स इट। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखाने में टाइम हो जाता है, आगे के पढ़ते हैं। ये आपका 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम हो गया। अब एक चीज और समझ लीजिए, फिर हम दूसरी तकनीक में प्रवेश करें। न्यूक्लियर फ्यूजन को थोड़ा समझ लीजिए ना, आपकी संलयन को। अब देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन भी 2 प्रकार का होता है, अनकंट्रोल्ड एंड कंट्रोल्ड। ठीक है, फ्यूजन का मतलब जुड़ना और फिजन का मतलब टूटना। ठीक है, एक चीज थोड़ा सा और समझिएगा, अभी समझाता हूं आपको। पहले समझते हैं अनकंट्रोल्ड। अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शन, और ये क्या हो गया, कंट्रोल चैन रिएक्शन। अब देखिए अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शन में हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शन किसमें होता है, हाइड्रोजन बम में। हाइड्रोजन बम से ज्यादा ऊर्जा निकलती है कि परमाणु बम से? क्यों, पहले समझते हैं यहाँ पर।
होता क्या है, जो फ्यूजन रिएक्टर है इसमें क्या करते हैं, इसमें हाइड्रोजन के आइसोटोप का यूज करते हैं। अगर हाइड्रोजन के आइसोटोप को देखें, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन के एक आइसोटोप 1H2 है, दूसरा हाइड्रोजन का आइसोटोप मान लीजिए ये भी 1H2 है, ये दोनों जुड़ा, यह हाइड्रोजन का आइसोटोप 1H2 है प्लस 1H3 है। तो जब ये जुड़ता है दो हाइड्रोजन, तो आप जानते हैं 2He4 प्लस 2He4 बनाएगा, 2He4 के साथ में न्यूट्रॉन इमिट होगा एक, और प्लस 18 MeV ऊर्जा बनती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी बन रही है। अब देखिए जब ये जुड़ेगा, मान लीजिए अब उधर आ जाते हैं, मान लो 1H2 है प्लस 1H3 है, ये दोनों जुड़ते हैं, जब 1H2 और 1H2 ये दोनों ड्यूटीरियम है, ये जब दोनों जुड़ेंगे तो एक तो बनाएंगे 1H3 ट्राइटियम बना देगा, ट्राइटियम बनेगा और साथ में प्लस 1H1 बनेगा, 1H1 बनेगा प्लस 4.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा शक्ति। अब अगर 1H2 प्लस 1H3 जुड़ता है, जब ये जुड़ेगा तब बनेगा हीलियम, 2He4 बनेगा, 2He4 फॉर्म होगा और 2He4 के साथ में न्यूट्रॉन इमिट होगा और 18 MeV ऊर्जा बनेगा। अब यहाँ देखिए मुद्दा ये है कि जब दो हीलियम जुड़ता है तो इतनी ऊर्जा बनती है, ये जुड़ता है तो इतनी ऊर्जा बनती है। और हम कह रहे हैं कि भाई इनके जुड़ने से जो ऊर्जा नहीं, किसी को तो हाइड्रोजन बम में होगा। अब आपको ये बताइए कि इसमें ऊर्जा 4.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर हम एक यूरेनियम को तोड़ रहे हैं तो ऊर्जा आपको याद है 211 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल रही है। आपको तो ऊर्जा इसमें ज्यादा निकलती दिख रही है और हम कह रहे हैं इसमें ज्यादा ऊर्जा। अब मास को देखिए, इन दोनों के मास को देखिए और इसके मास को देखिए, इसका मास इसकी तुलना में बहुत कम है कि नहीं भाई, कहां 238 और कहां 4, और ऊर्जा कितना निकाल रहा है इतना, यानी उसके कंपेयर में बहुत ज्यादा ऊर्जा निकल रही नहीं, कैसे समझ आ रहा है, ऊर्जा ज्यादा निकल रही। अब यहां पर देखिए एक चीज समझिए, एक चीज समस्या ये है जो ये अगर आप अपने ब्रह्मांड में देखें कि सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा एलिमेंट होता है, वो हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन होता है सबसे ज्यादा मात्रा, 93% इस ब्रह्मांड में खाली हाइड्रोजन है। अब इस हाइड्रोजन को जोड़ने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए। सूर्य में लगातार नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया हो रही है। सूर्य का तापमान लाखों डिग्री सेल्सियस है, तो इसको जुड़ने के लिए वेरी हाई टेम्परेचर चाहिए, यानी पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था चाहिए। ये नाम सुने हो कभी? पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 6 कितनी हो रही? 6। कौन कौन सी? पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं?
दो विकल्प होता है। मेरी बात समझिएगा तो समझ में आपको आएगा। देखिए ऐसा होता है, जैसे कोई भी पदार्थ है जिसके अणु बहुत करीब करीब हैं, ये सॉलिड हो गया, इसको आप हीट देंगे तो ये बदल जाएगा लिक्विड में, हाँ? इसको हीट देंगे और दूर दूर चला जाएगा, ये क्या हो गया, गैस हो गया। अब ना माने इसको और हीट दें और इसको टेम्परेचर 10⁻7 डिग्री सेल्सियस तक दें, ये बदल जाएगा प्लाज्मा में। प्लाज्मा में क्या होगा कि जो ये आइटम होगा, आइटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। यानी प्लाज्मा अवस्था में जो पदार्थ मिलता है या तो पॉजिटिव आयन का होगा या उसमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन का जो समूह होगा वो पदार्थ की चौथी अवस्था है। बात समझ रहे हैं? इसको गर्म किया तो लिक्विड में, और गर्म किया तो गैस में, और गर्म किया तो प्लाज्मा में। प्लाज्मा में पदार्थ क्या होगा, परमाणु के इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे बाहर, कि इलेक्ट्रॉन और धन आयन का जो समूह होगा उसे प्लाज्मा कहेंगे। अब ना माने इसको और तापमान दें प्लाज्मा को, तो प्लाज्मा बदल जाता है क्वार्क, ग्लूऑन प्लाज्मा में। इसका तापमान होता है 10⁻12 डिग्री सेल्सियस। इसमें जितना सब कुछ है सब पार्टिकल में चेंज हो जाएगा परमाणु के। अब इसके अगर पीछे जाएं, पीछे तापमान कम करते जाएं, कम करते जाएं, कम करते जाएं, तो अवस्था प्राप्त होती है बीईसी की, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट कोल्ड, जिसका तापमान माना जाता है 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस। इस तापमान पर जो आइटम होगा एकदम तरंगों के रूप में, ये समझ, बात समझ रहे हैं? इस ब्रह्मांड में पदार्थ सबसे ज्यादा जो मिलता है वो प्लाज्मा अवस्था में मिलता है। सूर्य तारा क्या है, प्लाज्मा है। सूर्य तारे में प्लाज्मा है। बात समझ रहे हैं? यानी प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ सबसे ज्यादा मिलता है। पृथ्वी की औकात ब्रह्मांड में एक छोटे से कण के बराबर भी नहीं। पृथ्वी की औकात बता रहे, समझ गए? पदार्थ की सबसे सामान्य अवस्था प्लाज्मा अवस्था। पृथ्वी एक असामान्य अवस्था में है जो हम रह रहे हैं। अब देखिए, जब आप अनकंट्रोल चेन रिएक्शन करेंगे तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, प्राप्त करना पड़ेगा। इसको और इसको आप प्राप्त करना चाहते हैं तभी तो कराएंगे, परमाणु बम बनाएंगे। इसको कहां से प्राप्त करते हैं, समुद्री जल से। ड्यूटीरियम है, कहां से प्राप्त करेंगे, समुद्री जल से। लेकिन अगर हम बात करें कि इसको कहां से प्राप्त करें, तो पहले आइए समझते हैं इसको कहां से प्राप्त करें। जैसे ये परमाणु बम, मान लीजिए आपने ये हाइड्रोजन बम बनाया, हाइड्रोजन बम बनाया। जब हाइड्रोजन बम बना रहे हैं आप, तो इसके केंद्र में लेंगे प्लूटोनियम 239 या
यूरेनियम 233, यहाँ ले लिए 1H2, यहाँ ले लिए 1H3। ये कहाँ से प्राप्त करें? समुद्र जल से। और 1H3 कहाँ से प्राप्त करेंगे? 1H3 जो प्राप्त करेंगे लिथियम होता है, जिसका लिथियम आयन बैटरी आजकल इस्तेमाल की जा रही है मोबाइल। तो लिथियम परमाणु क्रमांक 3 है, ये 6 है। जब इस पर न्यूट्रॉन से बमबारी करेंगे लिथियम पर, तो जो लिथियम है ये हीलियम, इससे जो प्राप्त होगा एक तो 2He4 प्राप्त होगा और एक प्राप्त हो जाएगा, हाँ एक 2He4, अच्छा एक न्यूट्रॉन 6 एक साथ हो गया, तो ये प्राप्त हो जाएगा। समझ रहे हैं? देखिए ये न्यूट्रॉन को पकड़ा, 6 एक साथ हो गया, 4 5 6 7 है, 2 1 3 है, यहाँ भी 3। यानी जब लिथियम पर बमबारी करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, क्या हीलियम बनेगा। और इसका उपयोग कहाँ कर लेंगे? अब देखिए क्या करें, दोनों को जुड़ने के लिए तापमान कितना चाहिए? 10 ये जुड़े कब? इस तापमान। ये तापमान लाएंगे कैसे? कोर में रखा इन दोनों न्यूट्रॉन से की बमबारी का, जब ये टूटेगा टेम्परेचर बढ़ेगा, और जैसे टेम्परेचर ये आएगा ये दोनों क्या होंगे? यानी हाइड्रोजन बम, ये हाइड्रोजन बम में पहले क्या होता है? फ्यूजन। उसके बाद क्या होता है? पहले फिजन होगा फिर फ्यूजन होगा। अब इसके लिए जो रिएक्टर बनाते हैं, जो फ्यूजन रिएक्टर होता है, उसमें जो तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, लिख लीजिए नीचे, उसी के आगे कंट्रोल चैन रिएक्शन में थोड़ा समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ने में समझ लगेगा नहीं, मेरे पास रहेगा। ठीक है, अब अगर जो मान लो एक विधि होती है टोकामैक, टोकामैक क्या है? नाभिकीय संलयन जो भट्टी बनाई गई, ठीक है, गांधीनगर गुजरात में भी स्थापित किया गया। तो टोकामैक मेथड पकड़ते हैं। इसमें क्या करते हैं? कोर में लिया, ये मैं बता रहा हूं कंट्रोल चैन रिएक्शन जो परमाणु भट्टी में इस्तेमाल करें। कोर में लिया क्या? कोर में यहां लिया हमने यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239, यहां पर रखा हमने 1H2 1H3 आदि। ये आगे यहां पर क्या किया हमने? हाई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। क्या है? हाई मैग्नेटिक फील्ड है, यहां वाटर भरा हुआ है, शॉर्टकट बता रहे हैं। जब इस पर आप इसकी बमबारी करेंगे तो ये टूटेगा, तापमान यहां तक आ जाएगा, ये जुड़ने लगेगा, लेकिन ये बहुत सारी ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये हीट को बहुत ज्यादा मात्रा में इधर आने नहीं देगा। फिर यहाँ पर वाटर क्या होगा? जो थोड़ी बहुत हीट आएगी, वाटर खौलने लगेगा। फिर यहाँ पर वही काम करेंगे, टरबाइन लगाएंगे, यहाँ पर टरबाइन लगाया, ये जनरेटर, फिर यहाँ से पानी फिर इसमें ले, इसको टोकामैक विधि कहते हैं।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अभी इसी में समय लग जाएगा। अगला टॉपिक की बात करते हैं, ये बात कर लिया बहुत आपसे। सबसे पहले अगला जो टॉपिक है आपका, समझ लीजिए उसको, रोबोटिक्स। हेडिंग डालिए रोबोटिक्स। रोबोटिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब 5 मिनट थोड़ा सा आराम कर लीजिए, फिर रोबोटिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा देते खत्म हो जाएगा। खत्म क्या हो जाएगा, काफी कुछ हो जाएगा।